नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम में आज बात होगी मालवा निमाड़ अंचल की। जी हां, मालवा निमाड़ अंचल की लोकसभा सीटों की आखिर क्या कुछ हाल है। इन लोकसभा सीटों का कुछ उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र में जिनको सामने रखा है पार्टी ने, लेकिन कुछ अभी भी छिपे हुए हैं जो पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं। तो आज होगी इसी मुद्दे पर बात। जी हां, तो ये मालवा निमाड़ ही है जो मध्य प्रदेश में जीत का रास्ता तय करता है। इस अंचल में 8 लोकसभा सीटें हैं। जिस पार्टी ने इस अंचल को साथ लिया, समझो प्रदेश जीत लिया। अभी मालवा निमाड़ पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन इस बार कांग्रेस मालवा निमाड़ में 2009 की गाथा दोहराना चाहती है। इस अंचल के लिए क्या होगी दोनों दलों के लिए रणनीति। सत्ता के महासंग्राम में आज हम मालवा निमाड़ की सभी 8 सीटों के समीकरणों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जीत का रास्ता मालवा निमाड़ अंचल से होकर गुजरता है। प्रदेश में 29 में से 8 लोकसभा सीटें इसी अंचल से आती हैं। पिछले चुनाव को देखें तो जिस दल ने इस इलाके को साधा है उसका परचम पूरे प्रदेश में लहराता है। 2009 में 6 सीटें कांग्रेस के पास थीं। यहाँ बीजेपी को स्थापित करने के लिए संघ ने खूब मेहनत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2014 की मोदी लहर ने यहाँ की 8 सीटें जीती थीं। हालांकि बाद में 2015 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट झाबुआ रतलाम पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब कांग्रेस 7 में से 6 सीटों पर कमबैक के हिसाब से रणनीति बना रही है। दूसरी तरफ इस बार बीजेपी के लिए भी मालवा निमाड़ बचाना चुनौतीपूर्ण है। इस अंचल में अब तक कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 नाम घोषित किए हैं। सबसे पहले मंदसौर सीट की बात करें तो 2014 में कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन हारी थी। यहाँ 1989 से 2004 तक बीजेपी काबिज थी। कांग्रेस ने फिर मीनाक्षी को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने सुधीर गुप्ता पर भरोसा जताया है। उज्जैन लोकसभा सीट पर बीजेपी लगातार मजबूत स्थिति में रही है। यहाँ कांग्रेस के पास चेहरे का टोटा है। उज्जैन सीट पर 1989 से 2009 तक बीजेपी का कब्जा था। 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने यहाँ से जीत हासिल की, लेकिन फिर 2014 में यहाँ बीजेपी का कब्जा हो गया। प्रेमचंद गुड्डू के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास यहाँ चेहरे का टोटा है। रतलाम सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। इस समय इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी इसे छीनने के लिए जोर लगा रही है। 2014 में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को बीजेपी के दिलीप भूरिया ने हराया था। हालांकि 2015 में दिलीप के निधन के बाद उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने बाजी मार ली थी। धार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 1960 से अब तक कांग्रेस 7 बार और बीजेपी 3 बार जीत हासिल कर चुकी है। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंगार हारे थे। तब कांग्रेस ने अपने सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का टिकट काटा था। अब उमंग प्रदेश में मंत्री हैं, इसलिए राजूखेड़ी को फिर से उतारने की तैयारी है। देवास लोकसभा सीट भी पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के पास ये सीट थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल सांसद चुने गए। अब कांग्रेस में प्रहलाद टिपानिया का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में है। इस समय भोपाल लोकसभा सीट के बाद अगर चर्चा में कोई सीट है तो वो है इंदौर लोकसभा सीट, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 1989 में बीजेपी की सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के प्रकाश चंद सेठी से ये सीट छीन ली थी। तब से ये सीट सुमित्रा महाजन का किला बन गई। इस बार कांग्रेस यहाँ पर सरप्राइज फैक्टर देने की जद्दोजहद में है। बीजेपी ने भी फिलहाल सुमित्रा ताई का टिकट रोक रखा है। खंडवा सीट की बात करें तो ये सीट इस समय बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं है। दोनों पार्टियों को इस सीट पर भीतरघात का खतरा है। यहाँ पर 5 बार के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान काबिज हैं। 2009 में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इस सीट को छीन लिया था। नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी से फिर मैदान में है, तो अरुण यादव भी कांग्रेस से दावेदार हैं। मालवा निमाड़ अंचल की खरगोन सीट भी बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। 2009 में कांग्रेस सांसद अरुण यादव यहां से खंडवा शिफ्ट हो गए थे। तब से यहां बीजेपी काबिज है। भाजपा ने यहां से सांसद सुभाष पटेल का टिकट काटकर गजेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर इस बार कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। मतलब साफ है
मालवा निमाड़ को जिस पार्टी ने साध लिया, समझो उसने प्रदेश जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मालवा निमाड़ अंचल की हम बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि सत्ता की जो राह है वो यहीं से होकर निकलती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने इस पूरी के पूरी 8 सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर क्लीन स्वीप करते हुए यहां पर पार्टी नजर आई थी, यानी 8 के लिए भेदे थे। अब अगर बात करें हम इस चुनाव की तो क्या समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि वो वेव्स फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उपचुनाव में ही 2015 में एक सीट को कांग्रेस ने निकाल लिया था। अब 2009 की स्थिति को कांग्रेस दोहराना चाहती है, लेकिन क्या वो पॉसिबल होगा, क्योंकि कहीं बीजेपी मास्टरी हासिल कर रही है तो कहीं कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। और इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ हम रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे मैनेजिंग एडिटर सोमदत्त शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज वर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। सोमदत्त शास्त्री जी, आप ही से शुरुआत। मालवा निमाड़ अंचल वैसे ही डगर कठिन है इस चुनाव की, दोनों ही पार्टियों के अगर हम विधानसभा के परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे पाला इनका नहीं गया था। वोट परसेंट भी हम देख ले तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिलहाल स्थिति आपको किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो मुद्दे विधानसभा पर हावी होते हैं वो लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं। पारुल जी, जैसा नया मध्य प्रदेश जब बना, मध्य प्रदेश नया जी, तो उससे पहले 2 हिस्से बने इसके, एक छत्तीसगढ़ और एक मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ जो अभी वर्तमान में है, माने विभाजन के बाद जी, उस छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस का प्रभाव हुआ करता था, और मालवा निमाड़ अंचल में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हम देखते थे तो बीजेपी का प्रभाव देखते थे। प्रभाव इस प्रकार से देखते थे कि यहाँ के जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे, चाहे वो सुंदरलाल पटवा हो, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हो, चाहे नई पीढ़ी के नेता हों जिनमें आपके विक्रम वर्मा भी हैं, या और भी दीगर नेता जो जैसे आज कैलाश विजयवर्गीय नई पीढ़ी में उभरते हुए नेता हैं, सुमित्रा महाजन जी नई पीढ़ी की उभरती हुई नेता, ये सारे लोग मालवा अंचल से आए हुए थे। तो ये जो चेक एंड बैलेंस बनता था राजनीति का, वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत के आती थी और मालवा क्षेत्र में सामान्य तौर पे बीजेपी का प्रभाव रहता था और बीजेपी वहाँ से कुछ सीटें निकाल लेती थी। इस तरह से ये बहुत माने आपातकाल के बाद जो स्थितियां बनी और जिसमें नई सरकारों का गठन हुआ, तो इन्होंने एक मेजर भूमिका यहाँ पे राजनीति के क्षेत्र में सरकारों के बदलने में अदा की। तो जहाँ तक आपने अभी एनालिसिस किया पूरे क्षेत्रों का, एक एक क्षेत्र से, तो इससे ये साफ लगता है कि बीजेपी का पलड़ा वहाँ पे इन दिनों भारी रहता आया है। और पहली बार उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ जो स्थितियां बनी, उससे ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस ने वहां पे लीड हासिल की है, खासतौर से किसानों के मुद्दे को लेके और दूसरे और दीगर मुद्दों को लेके जिस तरह का वहां वातावरण बना, उससे कांग्रेस को काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई। तो जाहिर है इस बार ये सफलता अगर कांग्रेस बरकरार रखती है तो बाजी पलट सकती है और बीजेपी को काफ़ी झटका लग सकता है। बिल्कुल। मनोज सर, आप किस तरह से देख रहे हैं मालवा निमाड़ को? क्या जो मुद्दे फिलहाल राजनीति पर हावी हैं इससे ताल्लुक रखती है वहां की जनता? क्या पिछली बार जो लहर हमने देखी, मोदी लहर जिसे कहा गया उस वक्त, इस वक्त तो ऐसी कोई लहर फिलहाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या राहुल काम करेंगे यहाँ पर या मोदी का चौकीदार काम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर मुद्दों की बात करें तो अभी फिलहाल मुद्दे ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार पीक पर शुरू होगा तो मुद्दे सामने निकल के आएंगे। जहां तक चेहरों की बात करें तो बीजेपी ने अभी तक चेहरों के साथ, बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि मालवा की अगर बात करें तो सुमित्रा महाजन का विकल्प कौन? कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलना नहीं तो उनकी जगह कौन लड़ेगा? कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार 7 चुनाव वहां से हार चुकी है। सत्यनारायण पटेल 2 बार चुनाव हार चुके हैं, पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। खंडवा खरगोन की बात करें तो खंडवा में नंदू भैया के सामने अरुण यादव, लेकिन अरुण यादव का विरोध हो रहा है क्योंकि मूलतः वो खरगोन के रहने वाले हैं। खंडवा से वो एक चुनाव जीते भी हैं 2009 में और 2014 में वो हार चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके भाई सचिन यादव मंत्री हैं। धार की जरूर बात करें, धार में बीजेपी अभी थोड़ा मुश्किल में दिखाई दे रही है क्योंकि जो जिस तरह से हमने वोटिंग पैटर्न देखा था विधानसभा में, उसके हिसाब से अभी जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अभी घोषित नहीं किया है। तय ये माना जा रहा है कि सावित्री ठाकुर का टिकट कटना तय है और कांग्रेस की ओर से गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी दावेदार हैं, लेकिन उनकी जीत तब सुनिश्चित होगी जब जयेश के हीरालाल अलावा उनको समर्थन देंगे, क्योंकि हीरालाल अलावा अपने लिए 4 टिकट मांग रहे हैं जिसमें से धार भी शामिल है। बात करें मंदसौर की
मंदसौर बीजेपी का लंबे समय गढ़ रहा है। राजेंद्र पांडे केवल 2009 में हारे, वो भी उनको स्वास्थ्य कारणों से घर बिठाने की बात थी, लेकिन वो अड़ गए, अपनी वरिष्ठता का हवाला दिया। यही स्थिति सत्यनारायण जटिया के साथ उज्जैन में हुई, लिहाजा बीजेपी को अपने दोनों मजबूत गढ़ 2009 में हारना पड़े। अब स्थितियां बदल गई है। किसान आंदोलन के बाद भी जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद भी थी कांग्रेस को, वो थी मंदसौर, क्योंकि वहीं गोलीकांड हुआ था, 6 किसानों की मौत हुई थी, राहुल गांधी गए थे। उस किसान आंदोलन के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो गया, एक तरह से कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन मंदसौर जिले की जो 8 सीटें हैं उनमें से 7 पर बीजेपी जीती है, और जो 8वीं सीट है सुवासरा, वो हरदीप सिंह डंग, वो मात्र 800 कुछ वोटों से वो सीट बचा पाए। तो यानी कुल मिला के मंदसौर में रहा आसान नहीं हो। उज्जैन की बात करें, लोकसभा चुनाव में लगभग बराबरी का मामला छूटा था, तो अनिल फिरोजिया जो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, बीजेपी ने उन पर दाव लगाया है। सुभाष पटेल का भारी विरोध था, सेंधवा जो मंत्री हारे अंतर सिंह आर, वो वहां से दावेदारी कर रहे थे, उन दोनों से बचने के लिए बीजेपी ने एक नया चेहरा उतार दिया। तो निश्चित रूप से अभी की स्थिति में पड़ला बीजेपी का भारी दिख रहा है, वो भी तब तक जब कांग्रेस के चेहरे कौन होंगे। मान लीजिए अरुण यादव रहेंगे तो निश्चित रूप से विरोध का सामना करना पड़ेगा। खरगोन से बात हो रही है कि बाला बच्चन जो गृह मंत्री हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए। उनकी पत्नी के नाम का कई सारे नेता, स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं कि एक ही परिवार में 2 टिकट क्यों। तो अगर ये समीकरण बनते और बीजेपी अपनी बगावत को कैसे काबू करती है और कांग्रेस कैसे चेहरे सामने देती, ये इस चुनाव में बड़ा निर्णायक होगा, खासतौर से मालवा निवाड़ में। बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कि हम एक सीट को, क्योंकि जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि हम एक सीट का आज विश्लेषण करने वाले हैं मालवा निमाड़ की। तो सबसे पहले मंदसौर से मैं शुरुआत करूंगी। शास्त्री सर, मंदसौर लोकसभा सीट, यहाँ देखें तो मीनाक्षी नटराजन 2014 में हारी थी, 2089 से 2004 तक बीजेपी काबिज है इस पर, और अब फिर से कांग्रेस ने मीनाक्षी को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी से सुधीर गुप्ता है, क्या लगता है दोनों की टक्कर कितनी कड़ी होने वाली है? मंदसौर सीट की सबसे बड़ी परेशानी पारुल जी ये है कि वहां पे जबरदस्त अंतर विरोध है दोनों पार्टियों में जी। खासतौर से बीजेपी में बहुत जबरदस्त अंतर विरोध दिखाई देता है। जैसे रघुनंदन शर्मा जी हैं वहाँ के, उन्होंने कई बार पार्टी में जो टिकट है उसको लेकर एडवर्स टिप्पणियां की हैं, और वहाँ पे जो काम करना चाहिए उनको उस तरह से काम नहीं करते रहे हैं। तो इसी तरह की स्थिति मीनाक्षी नटराजन की भी है। मीनाक्षी नटराजन की स्वीकार्यता वहाँ पे कांग्रेस में उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। हालांकि वो एक साफ सुथरे काम करने वाली महिला के रूप में सामने आई हैं। तो दोनों पार्टियों के साथ वहाँ बड़ी परेशानियां हैं, और दोनों पार्टियां आप अंदर के भीतरघात से जूझती रही हैं, और ये भीतरघात दोनों पार्टियों को परेशान करता रहा है। आज दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो एक बार सांसद रह चुके हैं, और उनके खिलाफ जो असंतोष है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसका परिणाम कुछ विपरीत निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पारुल जी बिल्कुल। मनोज सर, मंदसौर जहां किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, ऐसे कांग्रेस के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर रही थी, और अब मंदसौर सीट की अगर हम बात कर रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन बहुत ही एक बड़ा फेस, एक बिग फेस, जिसके ऊपर कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप कर जाएंगे इस सीट से, वैसा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने दाव खेला है। विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, और कहा जा रहा था कि केंद्र को लेकर भी जो एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र के जो फैक्टर्स हैं, जीएसटी जिसमें शामिल है, नोटबंदी जिसमें शामिल है, उसको लेकर विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ा था। तो क्या मंदसौर सीट पर ये सारी चीजें दिखाई देने वाली हैं? देखिए, बहुत ज्यादा सर, जैसे मैंने कहा कि जो असंतोष भीतर गांठ से निपट लेगा, जैसा शास्त्री जी ने बताया, क्योंकि बंसीलाल गुर्जर एक बड़े दावेदार थे, विधानसभा में भी उनको मना लिया गया था कि हम आपको आगे ध्यान रखेंगे। तो माना ही जा रहा था कि संघ के सर्वे और बीजेपी के सर्वे में भी यही था कि संभवतः सुधीर गुप्ता का टिकट कट सकता है। तो ऐसे में बंसीलाल गुर्जर जो किसान नेता भी हैं बड़े, वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उनके समर्थक नाराज हैं। सुधीर गुप्ता के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी पे काबू पा लेगा, इसके साथ ही अगर जो मोदी का चेहरा है उसके सहारे वहाँ बीजेपी। मीनाक्षी नटराजन की बात करें तो उनके बारे में आम कांग्रेसियों की धारणा यह है कि वो राहुल गांधी की टीम की कोर मेंबर हैं, इसी कारण उनको टिकट मिलता है, वो जमीन पे काम नहीं करती हैं। तो सर, जिस तरह से आपने भी बताया कि मीनाक्षी नटराजन है, और अब जो भीतरघात अब पनपने वाला है उसको अगर संभाल लेंगे, समन्वय स्थापित कर पाएंगे, तो पार्टी बीजेपी हो सकता है यहाँ से निकल जाए। लेकिन जैसे कि सुधीर गुप्ता का आपने बताया कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, टिकट इनका कट सकता था।
तो क्या यहाँ पर अगर हम कहें कि नेता भी फिट नहीं है और सिचुएशन भी फिट नहीं है तो पार्टी हिट कैसे करेगी? देखिए, ये तो जो जिन लोगों ने टिकट दिया है तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में कुछ एक फ्रेमवर्क रहा होगा कि अगर हम टिकट रिपीट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से विधानसभा के नतीजों पर ध्यान दिया होगा। जैसे मैंने कहा कि 7 सीटें बीजेपी ने जीती उस जिले की 8 में से, तो निश्चित रूप से अगर एक लोकसभा की 8 में से 7 सीटें आप जीत लेते हो तो आपका मॉरल बिल्कुल हाई रहता, आपको लगता है कि हम सीट हम निकाल सकेंगे। तो संभवतः यही कारण है कि उन्होंने बंसीलाल गुर्जर पर दाव न खेलते हुए सुधीर गुप्ता पर ही दाव खेलना उचित समझा है। सर, उज्जैन लोकसभा सीट की अगर हम बात करें शास्त्री सर, तो उज्जैन 1989 से 2009 तक बीजेपी का गढ़ रहा। यहाँ पर बीजेपी जीतती आई। 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू यहाँ जीत हासिल करता और उसके बाद देखा जाए तो 14 में फिर बीजेपी ने ये सीट हथिया ली। इस वक्त देखें तो प्रेमचंद गुड्डू के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास फिलहाल यहाँ पर फेस नहीं है, इसलिए अभी तक टिकट भी अनाउंस नहीं हो पाया है। क्या लगता है, उज्जैन टेढ़ी खीर साबित होने वाली है कांग्रेस के लिए? ये देखिए क्या है, यहाँ पे लगातार उज्जैन में बीजेपी कांग्रेस जो है प्रेमचंद गुड्डू पर दांव खेलती रही है। प्रेमचंद गुड्डू भी आया राम गया राम की तरह जो है पार्टियां बदलते रहे जी। तो बीच में उनके लड़के को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई राजनीतिक, उनको टिकट देने के मामले में, और उन्होंने इसी को लेकर पार्टी बदली। तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत असल में नेतृत्व की ही है, और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी चेहरे का अभाव तो रहा है, और वो अभाव जो है हमेशा से झलकता दिखाई देता है। पिछला चुनाव भी इसी तरह की स्थिति रही और बीजेपी को मजबूर होके प्रेमचंद गुड्डू से हाथ मिलाना पड़ा। तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में चेहरों को टोटा बना हुआ है। ऊंटवाल को लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन ऊंटवाल बहुत अच्छा चेहरा नहीं बन पाए पार्टी का। पारुल जी। मनोज सर, उज्जैन लोकसभा सीट पर मैं चाहूंगी आप भी अपना रिएक्शन रखें। उज्जैन लोकसभा सीट के स्थानीय मुद्दे भी इन सीटों पर हावी हुए थे विधानसभा चुनाव के समय। लोकसभा चुनाव में क्या केंद्र की राजनीति को जनता देखेगी उज्जैन में, या प्रत्याशियों पर वोट पड़ेंगे? देखिए, दोनों चीज़ें होंगी। अगर हम विधानसभा से उसका कंपेयर करें तो लगभग बराबरी पे मामला छूटा था। जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती उतनी बीजेपी ने। बीजेपी, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि चेहरों की एक बड़ी दिक्कत है। पहले सत्यनारायण जटिया लगातार चुनाव जीते, जब उनका टिकट काट दिया गया तो ऐसे में चेहरा कौन? तो संघ परिवार की पसंद से चिंतामण मालवीय को टिकट दिया गया। वे अपने विवादित बोलों के कारण लगातार चर्चा में रहे। मार पिटाई उन्होंने की अधिकारियों के साथ। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। अनिल फिरोजिया चूंकि युवा चेहरा है, विधानसभा चुनाव भले हार गए थे लेकिन उन पे दाव लगाया है। प्रेमचंद गुड्डू जब बीजेपी में आए थे तो माना जा रहा था कि उनको टिकट दे सकते, लेकिन उनका भारी विरोध था। उनके बेटे को टिकट दिया गया था, वो चुनाव हार गया। इसके पिछले चुनाव में भी जिस ओर संकेत किया था शास्त्री जी ने कि बी फार्म बदल दिया गया था और अजीत बुरासी जो उनका बेटा, उनको आलोट से चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन वो हार गया था। अभी भी ये खबरें थी कि या तो प्रेमचंद गुड्डू उज्जैन से लड़ेंगे या तो देवास से, लेकिन दोनों सीटों पर उनका विरोध है। तो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उनके पास चेहरा कौन होगा। अनिल फिरोजिया एक बार विधायक रह चुके हैं, इस बार हारे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए चेहरा कौन होगा ये सबसे बड़ा संकट बना हुआ। हालांकि कई सारे नेता पुत्र इस दावेदारी में लगे हैं। जैसे हम बात करें अगर सज्जन वर्मा की, तो उनके बेटे के लिए, लेकिन वो देवास से टिकट चाह रहे हैं। उज्जैन के लिए बात करें तो हम जो प्रेमचंद गुड्डू है उसका विकल्प कांग्रेस अभी तक नहीं खोज पाई है। तुलसी सिलावट जो है मंत्री है सरकार में, वो जरूर अपने बेटे के लिए प्रयास रहते हैं कि उनको उज्जैन से टिकट मिल जाए, क्योंकि जो सावेर से जहाँ से वो आते हैं वो उज्जैन से लगा हुआ है। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि उनके बेटे को अगर टिकट मिल जाता है, जैसे कि कई सारे कांग्रेस के नेता लग रहे हैं कि उनके परिजनों को टिकट मिल जाए, तो हो सकता है कि ये मामला ये दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। चलिए रतलाम की बात कर लेते हैं शास्त्री सर। रतलाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2014 में कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया को विजय प्राप्त हुई थी। बीजेपी के दिलीप भूरिया ने हराया था। और फिर जिस तरह के समीकरण बदले वो तो सभी को पता है। 2015 में दिलीप के निधन के बाद उपचुनाव हुए और कांतिलाल भूरिया ने ये सीट हथिया ली। मतलब मालवा निमाड़ की जो एक सीट है वो कांतिलाल भूरिया के पास आई थी 2015 के उपचुनाव में। क्या इस बार भी कांतिलाल भूरिया का हिट होना संभव है, आपको लगता है? देखिए ऐसा है बारू जी, ये जो सीट है ये आदिवासियों की सीट है मूलतः, और लगातार इसमें भूरिया बनाम भूरिया की लड़ाई चलती रही। दिलीप सिंह भूरिया एक वहाँ के स्टारवर्ड लीडर थे बीजेपी के, जो इस सीट को लगातार जीतते रहे, लेकिन कांतिलाल भूरिया ने इस वर्चस्व को तोड़ने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो इस बार ऐसा नहीं लगता कि यह सीट कांग्रेस से वापस छीन पाएगी बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर लगातार भूरिया जो है मजबूत बने हुए हैं।
और अभी तक जो बीजेपी की निर्मला भूरिया हैं, जो दिलीप सिंह भूरिया की सुपुत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। हालांकि वो चुनाव लड़ चुकी हैं और विधानसभा में मेंबर भी रही हैं और मंत्री रही मेरे ख्याल से मनोज जी। नहीं, दावेदारी की थी उन्होंने, उसके बाद फिर पेटलावद से उनके गृह क्षेत्र में वो चुनाव भी हार गई। तो ऐसा कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा। और वो ये एक आदिवासी क्षेत्र है जो भूरिया जिसके माने प्रतिनिधित्व करते हैं, उस जाति का क्षेत्र, बाहुल्य का क्षेत्र है। तो यहाँ जातिगत समीकरण भी बहुत काम करते हैं। आदिवासियों की जो आंतरिक जातियां हैं वो बहुत ही अहम भूमिका अदा करती हैं। तो लगता नहीं कि भूरिया का कब्जा यहाँ से हट पाएगा। बिल्कुल मनोज सर, यहाँ रतलाम और धार सीट की मैं बात करूं तो आदिवासी फैक्टर यहाँ पर काम करता है। हीरालाल अलावा कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। उनका कहना है कि 3 सीटों पर उनके पसंद के नेता होने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो आदिवासियों का वोट बैंक वापस खिंच सकता है, क्योंकि उनका ही कहना है फिर वो दूसरी पार्टी को समर्थन देंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। तो यहाँ कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी अगर ये जो हीरालाल अलावा है अगर ये बैकफुट पर आते हैं तो। निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि हमने देखा कि अगर पूरे मध्य प्रदेश के हम नतीजे देखें तो ग्वालियर चंबल देखें, मध्य भारत देखें या विंध्य देखें या महाकौशल, इन सभी जगहों पर जो हार जीत का अंतर था वो बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जैसे केवल हीरालाल अलावा के कारण ही हम देखेंगे निमाड़ में जो अंतर आया है तो 30 से 40,000, 35,000, 20,000 ऐसे इस मार्जिन से बीजेपी सीट हारी है। तो इसका मतलब ये कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो हीरालाल अलावा के साथ खड़ा है। जहाँ तक रतलाम की बात करें, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए कड़ा संघर्ष है, लेकिन जो परंपरागत सीट झाबुआ सीट थी उससे जो कांतिलाल भूरिया है उनके बेटे विक्रांत वो चुनाव हार गए थे। हालांकि जिन जेवियर मेड़ा की बगावत के कारण वो हारे थे, वो जेवियर मेड़ा वापस बीजेपी कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन जो रतलाम वाला हिस्सा है जहाँ बीजेपी को विधानसभा में ठीक ठाक मिली है सफलता, अब बीजेपी और संघ परिवार एक नए चेहरे पे दाव लगाने जा रहा है। तो बीजेपी और संघ परिवार की यही कोशिश रहेगी कि संघ ने क्योंकि गांव-गांव तक पेट बनाई है, तो इस रणनीति के साथ वो उतरेंगे कि नया चेहरा रहेगा, एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं रहेगा और एकदम लो प्रोफाइल के साथ वो चुनाव लड़े, ताकि बाकी जगह उसको चुनाव को हाईलाइट ना किया जाए, तो बाकी नेताओं भी उसको ज्यादा फोकस ना करें और बीजेपी उस गढ़ को भेदने में कोशिश में अपनी उनको लग रहा है कि वो कामयाब हो सकते हैं। तो कोशिशें दोनों ही दलों की बराबर है, लेकिन देखना ये होगा कि मालवा निमाड़ में किसकी जो सीटें हैं वो ज्यादा आती हैं। हम इस प्रोग्राम को कल भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 3 सीटें और हैं जिसका हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय फिलहाल इजाजत नहीं देता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और सत्ता का महासंग्राम में जैसे कि हमने शुरुआत से ही आपको बताया है कि हम मालवा निमाड़ अंचल की हम बात कर रहे थे, जहां से सीटों की बात करें तो 2014 के मोदी लहर के चुनाव में 8 सीटों में से 7 सीटें सीधे 8 सीटें वैसे तो बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन एक सीट 2015 के उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस को निकाल कर दी थी। अब ऐसे में अगर आज की स्थिति में चुनाव होते हैं तो क्या स्थितियां बनती हैं ये तो समय ही बतलाएगा, लेकिन इलेक्शन मोड में दोनों ही पार्टियां आ चुकी हैं। चुनावी रण जो है हमें दिखाई देने लगा है, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मुद्दे जो हैं जनता के इन आरोप प्रत्यारोपों में कहीं छूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उनके काम को और उनके किए गए कामों के अलावा पार्टी को देखते हुए क्या वोट पड़ेंगे, क्या जो परिस्थितियां क्षेत्र में बन रही हैं उनको देखकर वोट पड़ेंगे, ये समझना लाजमी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही पार्टियों के लिए जब सवाल हो कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।